नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम धरती धौरारी। धरती राजस्थान की, धरती धौरों की। इस धरती में कण कण में शूरवीरता है, इस कण कण में इतिहास है, इस कण कण में एक कल्चर है, इस कण कण के अंदर एक ऐसी गाथाएं हैं इस राज्य की, इस मिट्टी की, जो अपने आप में इस राज्य को, इस देश के अंदर सबसे अलग और एक मुकम्मल जगह, स्थान देती हैं। जी हाँ, ये स्थान, ये जगह राजस्थान। हम इस प्रोग्राम के अंदर विभिन्न लोगों को लेकर आते हैं जो राजस्थान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजस्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनके कामों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा राज्य का तथा देश का, उसके साथ साथ पूरे भारतीय समाज का उत्थान हो सके। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, श्री महेंद्र कुमार सिंघल साहब। सिंघल साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अरसे से समाज सेवा कर रहे हैं और पाथेकड़ संस्थान के आप सचिव हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मैगजीन जो आती है पाथेकड़, उसके साथ साथ जो उनके जो काम होते हैं, उनका जो मीडिया है, उसको संभालते हैं। सिंघल साहब से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, संघ के बारे में, पाथेकड़ के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राजस्थान के बारे में। तो सर, इस प्रोग्राम में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ से शुरू होती है? मेरी जीवन यात्रा अनुराग जी एक ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होती है। जी। मेरा जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में झुंझुनू जिले में बबाई गांव में हुआ। जी। 11वीं तक वहीं पढ़ाई की मैंने जी। और उसके बाद में मैं जयपुर आ गया पढ़ने के लिए। अच्छा, 11वीं के बाद जयपुर आ गए? हाँ, फिर यहाँ कॉलेज किया। कौन सा कॉलेज? कॉमर्स कॉलेज से मैंने क्या बात। बीकॉम किया। फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया और फिर मैं राजकीय सेवा में, लेखा सेवा में आ गया और जब से अब तक जयपुर में ही रह रहा हूँ। अच्छा, ये मेरी एक छोटी सी यात्रा है। पर इस दौरान आपने, आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपने जॉब भी किया है, तो राजस्थान के बहुत सारे राज्यों में, उसमें माफ़ कीजिएगा, शहरों में गए होंगे आप? नहीं, मैं नहीं गया, मैं जयपुर में रहा हूँ। जयपुर में रहे हैं आप। अच्छा, फिर इससे बाद अगला सवाल ये खड़ा होता है कि आपका संघ से जुड़ाव कैसे हुआ? हाँ, ये एक बड़ा, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि मैं सौभाग्यशाली है कि मैं संघ के संपर्क में आया, तो ऐसा मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। वैश्य जाति में पैदा होने के बावजूद भी, और मैं जो लक्ष्मी के प्रति मोह रहता है उससे मैं काफ़ी दूर केवल संघ के कारण से रह पाया। और संघ से जुड़ाव मेरा बचपन से, यानी मुझे याद नहीं, मुझे याद है मेरे चाचा जी जो मुख्य शिक्षक होते थे गाँव में, उनकी अंगुली पकड़ के जाता था मैं। तो लगभग 6 साल का, 5 साल का रहा हूँगा, तब से मैं संघ में जा रहा हूँ और ईश्वर की कृपा है अभी तक मेरी नियमित शाखा है, मैं जाता हूँ जी। तो 11वीं तक मैंने वहाँ गांव में शाखा में गया, उसके बाद में जयपुर आया, तो जयपुर के अंदर फिर शाखा में मेरा नियमित रूप से मेरा शाखा में जाना होता है। ये तो इस प्रकार से बचपन से मैं संघ से जुड़ गया और अब जुड़ता फिर कई दायित्व मेरे पास संघ के रहे हैं। बीच में मैं जब सरकारी सेवा में था तो भारतीय मजदूर संघ, जो कि संघ के स्वयंसेवकों की प्रेरणा से ही एक, जिनको हम परिवार संगठन बोलते हैं जी, भारतीय मजदूर संघ, उसमें काम किया मैंने जी। तो आपको वो कौन सी बात जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप इस संस्था स्वयंसेवक संघ से जुड़ें और इसमें का अपना पूरा, एक तरह से देखा जाए तो संघ जुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, बचपन में ही आ जाते हैं वो लोग और अपनी पूरा यौवन, अपना पूरा जीवन इसको समर्पित कर देते हैं, तो वो कौन सी बात थी? नहीं, बचपन में तो देखिए जो भी बच्चा जाता है तो आकर्षण उसके लिए खेल होते हैं। कबड्डी खेल होता है, तो कबड्डी का जो खेल था वो एक आकर्षण का एक रहा है। और चाचा जी के साथ जाते थे, गीत होते थे, वहाँ गीत गाए जाते हैं, तो शुरू में तो ये रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तब समझ में आने लगा कि संघ क्या है। देशभक्ति सिखाता है, प्रारंभ से ही देश सर्वप्रथम, ऐसी भावना मन में उत्पन्न करता है। तो फिर इससे जुड़ते चले गए और जो भौतिकवादी चकाचौंध है उससे हम दूर होते चले गए। इस कारण से इतने लंबे समय तक और हम इसके साथ जुड़े रहे। तो जो संघ का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश के लिए व्यक्ति निर्माण वाला जो विषय है संघ की शाखाओं में जो चलता है,
वो एक ऐसा रहा कि उसके कारण से हम इसके साथ जुड़ते चले गए। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, इसके अलावा कोई दूसरी बात वहाँ होती नहीं है। क्या बात है, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, बहुत अच्छी बात है। और सिंघल साहब, वैसे ये भी है कि ये जो सन 2025 है, ये संघ को की स्थापना हुए लगभग अब पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। 25 सितंबर 1925 विजयदशमी को, उस समय विजयदशमी के दिन श्री हेडगेवार ने इसकी स्थापना करी थी। तो आज इसी महीने, इसी साल हमको 100 साल भी पूरे हो रहे हैं संघ को। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि संस्थान के लिए, जो वहाँ से शुरू हुआ, जब मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 8 या 10 लोगों ने शुरुआत की थी, और आज तकरीबन संघ में देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग तो जुड़े ही होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ संघ के साथ। और जो आपका जो ये पाथेकण संस्थान है, ये किस प्रकार संघ से जुड़ा हुआ है और ये क्या काम करता है, थोड़ा विस्तार में बताइए इसको हमें आप। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर साहब ने जब स्थापना की थी, तो उनका जो उद्देश्य था, इसके पीछे हेतु था, डॉक्टर साहब वैसे तो कलकत्ता से डॉक्टर की पढ़ाई की थी उन्होंने, लेकिन जन्मजात वो देशभक्त थे जी। बचपन से देशभक्ति। जब 8 साल की उम्र थी उनकी, जब बच्चा मिठाई के लिए लालायित रहता है, उस समय उनकी स्कूल में विक्टोरिया महारानी के जन्मदिन पर मिठाई बांटी गई और उस दोने को लेकर उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। 8 साल के बच्चे नहीं, देखिए आप। तो उस समय जन्मजात देशभक्त थे, उनके अंदर देशभक्ति जन्मजात थी। छोटे सी उम्र में सामने जो अंग्रेज़ों का झंडा लहरा रहा था, उसको उतारने की योजना बनाने लग गए बच्चे अपने आप। सुरंग खोद कर यहाँ से इसको और हटाकर और हमारा भगवा ध्वज लगाएंगे, और सुरंग खोदना शुरू भी कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वंदे मातरम बोलना स्कूल के अंदर। तो जो डॉक्टर साहब बचपन से ही देशभक्त थे, और जब कलकत्ता पढ़ाई करके आए तो शायद घर वालों की और समाज की इच्छा थी डॉक्टर साहब मनुष्य की और धड़कनें देखेंगे, लेकिन उन्होंने व्यक्ति की धड़कन नहीं देखी, समाज की धड़कन देखी। और समाज की धड़कन में उन्होंने देखा कि ठीक है, आज जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उनके मन में प्रश्न है कि आखिर में हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, विश्व गुरु कहलाते थे, तो हम गुलाम क्यों हुए? और क्या गारंटी है कि हम स्वतंत्रता मिलने के बाद में दोबारा से हम गुलाम नहीं हो जाएं? तब उन्होंने देखा, एक छोटा सा उदाहरण उनके जीवन में आया, जिसके कारण से उनको लगा कि ये समाज है, ये बिल्कुल बिखरा हुआ है जी। भाषा में बिखरा हुआ है, क्षेत्रवाद में बिखरा हुआ है, और अपनी जाति बिरादरी में बटा हुआ है। तो क्यों नहीं जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है हिंदुस्तान का, तो इस हिंदू समाज को एक जगह एकत्रित किया जाए, देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जाए। तब उन्होंने, और ये 1925 में, और संघ की स्थापना की। और आप जैसा बता रहे हैं ना, ऐसे ही 8-10 बालकों को लेकर प्रारंभ किया जी। तो प्रारंभ में तो ये जो व्यायामशालाएं होती थी, वहाँ जाके और कुश्ती लड़ना और व्यायाम करना, ये रहता था। लेकिन 1926 में लगातार जो हम शाखा कहते हैं, जिनको प्रारंभ की गई, तो शाखा के अंदर व्यक्ति निर्माण ये सर्वप्रथम मेन उद्देश्य है। और व्यक्ति निर्माण में क्या, देश प्रथम, अहम से वयम की ओर ले जाने वाली शाखा है। अकेले से वयम की ओर ले जाने वाला। क्या बात। शाखा में ही कोई गया तो वो फिर मैं अकेला नहीं, फिर हम हैं, मैं से हम में परिवर्तित हो जाता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति भी। तो वहाँ प्रारंभ से ही अहम से वयम की ओर ले जाने के लिए ऐसी शिक्षा दी जाती है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा राष्ट्र मेरा है, इस राष्ट्र के लिए ही मुझे कुछ करना है, इसके लिए ही मुझे कुछ जीना है, अपनी गृहस्थी चलाते हुए भी राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रस्त कार्यकर्ता हैं जो अपना पूरा जीवन इसमें लगाते हैं। तो इस प्रकार से संघ की स्थापना 1900 और बड़े धैर्य के साथ में हुई प्रारंभ। आपको ये भी जानकारी होगी कि विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। इतना बड़ा संगठन, और शायद आपको ये भी ध्यान में आता होगा कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा संगठन हो जो 100 वर्ष से चला आ रहा हो। हाँ, पर वो एक अलग बात हो जाएगी, और उसके पीछे वो ये कि संघ ने अपने आप को समाज से जोड़ा, हाँ, और राजनीति से दूर रखा, हाँ, तो शायद सामाजिक स्तर पे चला गया, तो लोगों ने उसको हाँ, अंगीकार भी तो और धैर्य भी रखा। संघ ने कभी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि व्यक्ति का जो निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो उसमें समय लगता है। और ये जो पाथेकण संस्थान है, इसका कैसे है, इसका क्या संबंध है? तो पाथेकण संस्थान जो पाथेकण पत्रिका है, तो संघ ने
ये देखा कि भाई पूरे समाज में संघ के स्वयंसेवक तो पहुंच नहीं सकते जी पूरे गांव में नहीं पहुंच सकते जी तो संघ का जो विचार है, जो राष्ट्रीय विचार है कि राष्ट्र प्रथम, और एक हमारा सबका जागरण है, सत्व है हमारा, जो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मनुष्यों ने, सनातन जिसको हम बोलते हैं, चला आ रहा है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तो संघ ने इस पर विचार किया, तो एक कोई जागरण पत्रिका नहीं, इसका हम कहते हैं जागरण पत्रिका, जागरण करना, समाज में जागरण करना। तो ऐसे पूरे देश भर में हर प्रांत की अपनी जागरण पत्रिका है। तो ऐसे राजस्थान की तीनों प्रांत, राजस्थान में संघ दृष्टि से 3 प्रांत हैं, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, अच्छा, हम 3 प्रांत। तो उसके अंदर भी कोई पत्रिका जाए तो 1981 में ही ये पत्रिका शुरू हो गई थी। और संघ की एक जागरण पत्रिका है जो लगभग आज 1,70,000 की संख्या में ये छप रही है, पाथेकण जी, और गांव-गांव में जा रही है। तो इसके कारण से समाज में जागरण का जो काम है, आपको ताज्जुब हो गए सुनकर कि इसके कारण से पढ़कर कुछ बंधु तो प्रचारक निकल गए, शाखा में नहीं जाते हुए केवल पढ़ने के कारण से प्रचारक निकल गए संघ में। बहुत सारे लोग संघ से जुड़ गए जी, संघ की जो विविध गतिविधियां हैं उनमें जुड़ गए। तो एक समाज जागरण का काम ये पाठ्यक्रम करता है। तो लगभग अपने राजस्थान के अंदर भी 20,000 गांव में जाती है। और किस प्रकार करता है ये काम? ये जो डाक से जाती है पत्रिका, और कुछ आप भी डाक की अव्यवस्था हुई तो कार्यकर्ताओं ने अपने व्यक्तिगत स्तर पे बाई हैंड और बांटना शुरू किया। नहीं, इसके जो पाठ्यक्रम के कंटेंट में, हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का या समाज का जागरण कर रहा है, तो वो किस प्रकार का कंटेंट होता है इसमें? अभी आपके सामने आप कभी देखेंगे, इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा। हम अभी एक व्यक्ति को मैंने नया को इस बार वो बनाया, उनके मैंने पूछा कैसा लगा। अरे भाई साहब, ये पत्रिका तो बहुत अच्छी है, पहली बार देखिए कोई ऐसी पत्रिका भी आती है क्या। इसके अंदर तो बच्चों को संस्कार मिलते हैं, अच्छा, हमारे इतिहास के बारे में जो हमें नहीं पता उसके बारे में हम प्रश्नोत्तरी इसमें रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, या कोई ऐसे विषय आते हैं समसामयिक ऐसे विषय, जैसे अभी ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव आएगा, हमारे उत्सव त्यौहार आते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। अच्छा, एक बात और, देखिए, संघ का एक बहुत बड़ा योगदान जो है समाज के उत्थान के साथ साथ समाज की सेवा का भी रहा। और आज़ादी के बाद से हम देखते हैं जब विभाजन हुआ था तो संघ ने भी काफ़ी लोगों को आश्रय दिया, पंजाब में और दिल्ली में और बाकी के राज्यों में जब लोग वहाँ से यहाँ आए थे। तो ये जो समाज की सेवा की जो भावना है, ये कैसे लोगों के अंदर, संघ आपके जो जुड़ते हैं इसके साथ, वो करते हैं, और वो ऐसा कैसे होता है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके भी ये लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। संघ की शाखा में प्रारंभ से ही सेवा भाव सिखाया जाता है। अच्छा, प्रारंभ से ही, जैसे मैंने कहा ना, अहम से वयम की ओर ले जाता है। तो जब समाज में कहीं कोई पीड़ित होता है तो संघ के स्वयंसेवक को ऐसा लगता है ये पीड़ा मेरी है, तो वो तुरंत उसके लिए तैयार हो जाता है प्रारंभ से। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संघ की जो पारिवारिक संगठन सेवा भारती, उसके माध्यम से पूरे देश भर में और 1 लाख से ऊपर 1,30,000 के लगभग सेवा प्रकल्प चलते हैं। और यदि आपको सीधा सीधा देखना हो तो आप कभी महेश नगर में पधारिए जी, तो एक विद्यालय चलता है। तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो कचरा बीनते थे, उनकी जीवन बदल गया। और उसमें एक लड़की तो वहाँ से पढ़कर एसडीएम कार्यालय में पीए बन गई, और वो अभी भी वहीं रहती है। आप ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन उस बच्चे के जीवन में। ऐसे कुछ बच्चे मेल नर्स बन गए। तो ऐसे करके संघ के जो स्वयंसेवक, अभी एक उदाहरण आपके सामने आया, आपको भी ध्यान में होगा, जब जयपुर में बम विस्फोट हुआ जी, तो एक लाइन पट्टी चली थी कि खून की आवश्यकता है। आपको आश्चर्य होगा, वहाँ एसएमएस के अंदर जिनको भी जानकारी मिली, टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली, वहाँ इतने संघ के स्वयंसेवक एकत्रित हो गए। आखिर में एसएमएस को घोषणा करनी पड़ी, अब खून की आवश्यकता नहीं है, पूर्ति हो गई है। तो किसने कहा था? टीवी पे देखा कि खून की आवश्यकता है, तो मेरे को लगा मेरा कोई बंधु को काम आने वाला है। जो मैंने कहा ना, अहम से वयम की ओर ले जाता है, वो पीड़ित है, मेरा खून उसके काम आएगा, तुरंत चला गया वहाँ पर और सेवा करने में लग गया वो।
और कभी सेवा कार्य करते समय संघ के स्वयंसेवक जाति, भाषा, धर्म, पंथ कुछ नहीं देखते। मुझे याद है इसमें जब ये बात हुई थी, जब बम विस्फोट हुआ था, आपने बड़ी अच्छी बात बोली और बड़ा अच्छा तथ्य याद दिलाया आपने इस बात से, जो सेवा की संघ ने। और मैं ऐसा जानता हूँ उस समय ये पूरा जयपुर शहर एक हो गया था और सभी लोग, चाहे जो भी करता था, किसी भी धर्म से था, मजहब से था, वो सब लोग इकट्ठे हो गए थे और सबने ही अपना अपना जो एक योगदान अपने अपने स्तर पर जो संभव था उस किसी व्यक्ति के लिए वो किया था। शायद संघ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी और तभी ऐसा होता है। मेरे को छोटा सा किस्सा याद आता है, 1977 के आसपास की बात होगी, तब तकरीबन शायद मैं मुश्किल से 2 या 3 बरस का रहा हूँगा। तो मेरे पिताजी बताते हैं कि भरतपुर में उस समय बहुत बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, कुछ इलाके तो जलमग्न हो गए थे एक तरीके से। तब संघ के लोग वहाँ आए थे और पार करा करा करके नावों के अंदर, तब तो एनडीआरएफ की स्थापना नहीं होती थी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, तब कुछ नहीं था ऐसा, इन्होंने ही किया था। उसके बाद तुरंत बाद सर्दियाँ आ गई थी तो तकरीबन 3 या 4 हज़ार लोगों के घरों के अंदर कंबल बांटे थे। ये किस्सा मेरे को मेरे पिताजी हमेशा सुनाया करते थे कि ये काम किया था। फिर उसी प्रकार जब राजस्थान में जयपुर में बाढ़ आई थी तब भी एक छोटा मोटा एक काफ़ी बड़े स्तर पे नहीं, आज ये काम हुआ था। आज उसका यदि देखें तो केशव नगर है सांगानेर से आगे जी। तो बाला साहब देवरे जी उस समय तत्कालीन जो प्रपंच सरसंघ चालक जी रहे हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, पूरा गांव बह गया था। संघ के स्वयंसेवकों ने उस गांव को दोबारा बसाया और आज वो जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। गुजरात में जब भुज में जब आया था तो वो बहुत बड़ा काम किया था उसमें, वो तो। और आपने गुजरात की बात की तो मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। मैं जो कहता हूँ ना, मैं कई विमर्श ऐसा स्थापित किया जाता है कि संघ वाले धर्म को देख के काम करते हैं। भुज के अंदर जो आप बता रहे हो आई थी, मौरी में ऐसी बाढ़ आई थी गुजरात के अंदर, उस बाढ़ के अंदर 4000 मुस्लिम बंधुओं परिवारों को और संघ के स्वयंसेवकों को शरण दी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तब एक अखबार लिखा, उन्होंने कहा कि यदि संघ के स्वयंसेवक नहीं आते तो हम आज जिंदा नहीं मिलते। बहुत अच्छी बात है। और चरखी दादरी का उदाहरण देखिए, चरखी दादरी में प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, तब भी आए थे, अधिकतर मुस्लिम थे। तो ये क्या है, एक नेरेटिव। देखिए, सेवा भाव की भावना तो हर धर्म और जाति से विशेष ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात भी है। सिंघल साहब, संघ को 100 वर्ष हो रहे हैं, हो गए हैं, स्थापना हुए, बहुत बड़ा उपलक्ष्य है, जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बड़ा एक गौरव का क्षण होगा। अब 100 वर्षों पे 21 और 23 मार्च को बेंगलुरु के अंदर आपकी प्रतिनिधि सभा हो रही है और मैं आज ही पढ़ रहा था तो उसके अंदर कुछ नए बिंदु, नए थॉट्स जिसकी बात करें हम लोग, क्योंकि जो समाज को आगे लेकर के जाएं, आपके हिसाब से कुछ ऐसे थॉट्स से बातचीत हो रही है, तो वो थॉट्स क्या हैं जो जिन पे चर्चा होगी और जिनको कि अब संघ आगे बढ़ाएगा? ये जो आपने प्रतिनिधि सभा का जिक्र किया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। संघ की सबसे बड़ी ये एक बैठक होती है, अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवर्ष होती है, अलग अलग स्थानों पे होती है और इसके अंदर पूरे प्रांतों से लगभग 1500 से 1700 लोग एकत्रित आते हैं और इसके अंदर ही प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। यदि कोई प्रस्ताव पारित करना होता है, इसमें बड़े कुछ निर्णय लेने होते हैं, वो इस बैठक में सबसे बड़ी पंचायत है एक तरीके से कहें अपन संघ की, क्योंकि पूरे देश भर का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। 3 दिन तक ये बैठक चलती है। अच्छा। तो उसके अंदर कुछ प्रस्ताव पारित होते हैं, कभी आवश्यकता होती है, कोई और निर्णय लेने होते हैं, कोई तो वो इसके अंदर होते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि 100 वर्ष पूर्व इसमें संघ का क्या योजना है, तो संघ का स्पष्ट है, 100 वर्ष में हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करने वाले जी। संघ की महिमा मंडन नहीं करना है जी। एक्चुअल में धरातल पे काम हो, इसके लिए आज से नहीं 2021 में परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने विजयादशमी उत्सव पर हम सब लोगों को एक गाइडलाइन दी थी, जिसको हम कहते हैं पंच परिवर्तन, 5 क्षेत्रों में काम करना। तो जैसे एक तो ये था कि हमारा जो जीवन है वो समरसतापूर्ण जीवन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सामाजिक समरसतापूर्ण जीवन होना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है। अभी भी कभी कभी हम देखते हैं, अभी बहुत सारे आपने उदाहरण भी देखने को मिले होंगे, इस सामाजिक समरसता का जो विषय चला, उसके बाद में आप देखिए बहुत सारे राजपूत बंधु हैं, वो हमारे तथा हमारे अनुसूचित जाति बंधुओं की बच्चियों का मायरा भर रहे हैं, पुलिस थाने वाले मायरा भर रहे हैं, राजपूत समाज के लोग, बाकी समाज के लोग उनको घोड़ी पे बैठा के उनकी बिनोरी निकाल रहे हैं। तो ये क्या है?
सामाजिक समरसता, कोई ऊंच नहीं, हम सब एक हैं। तो सामाजिक समरसतापूर्ण जीवन हो हमारा, पूरे समाज का, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, तो एक विषय ही है। दूसरा, मूल्य आधारित हमारा सामाजिक जीवन हो। अच्छा। मूल्यों पर आधारित, जिसको हमने कुटुंब प्रबोधन कहा। आज हम देखते हैं परिवार टूट रहे हैं, तो इन परिवार जो टूट रहे हैं उनको जोड़ना एक साथ, और परिवार जो हैं वो भी उनका जो है सामाजिक मूल्य उसके साथ जीना। तो हमने कहा कि भाई सप्ताह में एक दिन सारे परिवार के लोग, अभी ऐसी व्यवस्था ही होगी ना कि पिताजी चले जाते हैं, जब तक पुत्र जगता नहीं है, जब वो आते हैं तब तक वो सो जाता है। तो सप्ताह में एक दिन हम एक साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भजन करें, तो हमारा जो बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है वो दूर हो सके। आज हम आपस में बात नहीं कर पाती, सोशल मीडिया की वजह से पिता अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है, बेटा अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है, माता अपने मोबाइल लेके बैठ जाती है। तो इसके लिए भी एक दृष्टि देना कि परिवार में कैसा हमारे जो सामाजिक मूल्य, जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो उनको कैसे जीना, तो कुटुंब प्रबोधन वाला एक विषय है, ये भी चल रहा है और इस वर्ष, इस शताब्दी वर्ष में विशेष रूप से चलेगा ये। तीसरा, हम जो अब देख रहे हैं पर्यावरण को लेकर बड़ा चिंता चल रही है पूरे विश्व में। तो अभी आपने देखा होगा संघ ने कितनी बड़ी योजना बनाई, कुंभ के मेले में कहा कि एक थाली और एक थैला घर से लेके जाएं, जिससे कि थाली में आपको डिस्पोजल नहीं लेना पड़ेगा, थैले में आप सामान रख सकते हैं। तो संघ ने एक मुहिम चलाई, 1 करोड़ से ज़्यादा थैले और थाली एकत्रित करके कुंभ में वितरित किए गए। जो वहाँ संतों के जो टेंट लगे हुए थे उनमें दी गई। तो कई जगह ऐसा जानकारी मिली, वहाँ जो डिस्पोजल होता था वो हुआ ही नहीं। ये देखिए आप। तो पर्यावरण को लेकर हम थैला लेकर घर से जाएं सब्जी लेने के लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ, मैं वो सब्जी वाला थैलियाँ भर देता है, थैलियों में भरता है, मैं सब खाली करता हूँ और थैला लेके जाता हूँ, उसमें डला के लाता हूँ। तो यदि हम सब लोग इसके लिए जागरण हो जाएगा, सब लोग ये संकल्प लें कि मैं सब्जी लेने जाऊँगा तो अपना थैला लेकर ही जाऊँगा, तो थैलियाँ आएंगी नहीं, घर में आएंगी नहीं तो गचरे में नहीं जाएंगी, गाय नहीं खाएगी उसको। तो केवल यही नहीं, हमें कौन सा साबुन काम में लेना है, कौन सा सर्फ काम में लेना है, हमें जहाँ तक ऑर्गेनिक चीज़ काम में ले, तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी चिंता संघ कर रहा है। तो पर्यावरण एक हमारा एक प्रकोष्ठ है, वो इसके लिए काम कर रहा है। तो कुटुंब प्रबोधन हुआ, पर्यावरण हुआ, सामाजिक समरसता वाला विषय हुआ। चौथा हमारा विषय है स्वदेशी जागरण, यानी अपने सत्वों का जागरण करना। हमारे इस ऋषि महर्षि ने जो हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति जो मूल्य हैं, उनको आगे लेके जाना, स्वदेशी अपनाना। जहाँ तक हो सके हमारे घर के अंदर जो हम चीज़ काम में लेते हैं वो स्वदेशी हो, यहाँ की हो। तो एक स्वदेशी की भावना उत्पन्न करना है। तो केवल संघ के स्वयंसेवक में नहीं, तो प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ये भावना आए कि अभी आपने देखा होगा दीपावली के ऊपर बहुत सारे ऐसे व्हाट्सअप आते हैं कि हमें चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करना है, हमें लड़ी नहीं खरीदनी, हमें स्वदेशी लड़ी खरीदनी है। ऐसे तो ये क्या है, ये इसका जागरण का परिणाम है। तो इसके विषय में एक बात करना। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर संघ चल रहा है और समाज में जाएगा। एक बात ये भी हो रही है कि आप अपने गांव से जहाँ से आपका निवास हुआ है, उससे भी संघ, उससे भी व्यक्ति जुड़े अपने समाज के साथ, जहाँ से उसकी रूट्स हैं उनके साथ भी जुड़े, गांव की तरफ जाए, गांव को भी देखे। तो ये भी बात एक हो रही है। हाँ, नहीं है। तो इसमें मेरा आपसे एक सवाल ये है सिंघल साहब कि ये धारणा बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ना भी चाहूँगा। देखिए, ये जो विचार है बहुत मौलिक विचार है, और इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, जब उसके आसपास की बात है, मैं कहीं पढ़ रहा था, तब गांधी ने भी ये बात बोली थी कि छोटे रोज़गार जो हैं गांव की तरफ लगें, और बड़े रोज़गार जो हैं वो शहरों में, जैसे कि बड़े रोज़गारों के लिए जो सामान जाए वो छोटे रोज़गारों से जाए। बहुत अच्छा थॉट है। शायद यही बात भी संघ भी कह रहा है कि गांव से ही जुड़ाव हो दोबारा से हमारा, पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं देखता हूं कि शहर के शहर, छोटे शहर खाली हो गए हैं, गांव, तहसील, कस्बे खाली हो गए हैं, क्योंकि लोगों को बड़े शहरों में आना पड़ा है, पलायन मजबूरी है रोज़गार के लिए। तो ये इतना बड़ा जो मूवमेंट है, प्रिंसिपली इट लुक्स वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, पर ये अमल में कैसे आएगा? नहीं, देखिए, ग्राम विकास संघ की एक अपना एक प्रकोष्ठ है जो कई सालों से काम कर रहा है। गाँव के अंदर
बहुत सारे गांव हमारे जो परिभाषा में किरण, उदय ऐसे गांव हैं, तो केवल रोजगार वाला विषय नहीं है। गाँव के अंदर जो अभी रह रहे हैं तो वहाँ जो कुरीतियाँ चल रही हैं वो कुरीतियाँ कैसे बंद हो, वहाँ पे यदि कहीं केसेस चल रहे हैं न्यायालय में तो वो केसेस कैसे ख़त्म हो, सब लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रहें, एक अच्छा वातावरण वहाँ कैसे बन सके। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोई वहाँ एक केस नहीं है, किसी भी थाने में नहीं है, किसी कोर्ट में नहीं है, और स्वच्छता इतनी ज़बरदस्त है कि आप पूछिए मत, कि वहाँ देख के आप दंग रह जाएंगे। तो ये सब संघ की योजना से ग्राम विकास। अब आपने कहा कि वहाँ व्यक्ति कैसे टिकेगा यदि वहाँ रोजगार नहीं होगा, तो निश्चित बात है। देखिए, केंद्र सरकार का भी ये योजनाएं हैं कि ग्राम आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं जी, और संघ का भी ये जो कौशल विकास का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, कौशल विकास केंद्रों के द्वारा, और ऐसे बेरोजगार युवाओं को और छोटी छोटी बातों का कौशल यानी उनको सिखाया जाए, जिससे कि वो अपनी रोटी रोजी कमा सकते हैं उसके द्वारा। तो निश्चित रूप से मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये भावना यदि हमारे अंदर आएगी तो निश्चित रूप से, और जो अभी पलायन का जो चल रहा है वो निश्चित रूप से रुकेगा, और वहाँ भी ग्राम आधारित जो कृषि है या ग्राम आधारित जो उद्योग हैं वो वहाँ भी डेवलप होंगे। वहाँ यदि सुविधाएं देंगी सरकार तो निश्चित रूप से वो उद्योग वहाँ पर पनपेंगे। जो उद्योग पनपेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से जो पलायन है वो रुकेगा वहाँ पर। एक बात बीच में भी उठी थी, प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि आप अपने स्टेशनों पे जो आपका जो जगह का स्थान विशेष का कोई विशेष उत्पाद है जो बनाते हैं, जो आपकी विशिष्टता है, उसका भी आप वहाँ पे स्टेशनों पे रखें, जैसे कि बस स्टैंड्स पे स्टेशन पे, जिससे कि लोग आएँ उसको लें, ख़रीदें और एक जुड़ाव हो उन लोगों के साथ। हाँ। बट ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, आपको लगता नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा इसको पूरा करने के अंदर? नहीं, देखिए, कोई भी काम होगा, जब हम रचनात्मक काम करेंगे तो उसमें समय लगता है जी। जल्दी से कोई काम होता नहीं है। पॉजिटिव काम जो होते हैं उसमें समय लगता है। आपने देखा संघ भी कितना धैर्य रखा, 100 वर्ष हो गए, तो निश्चित रूप से समय लगेगा। लेकिन गांव जो मेरा, ये गांव मेरा तीर्थ है, यदि ये भावना आ गई तो निश्चित रूप से, और गाँव के अंदर और ये जो पलायन जो चल रहा है वो रुकेगा। और जैसे आपने बताया कि सरकार ने, मोदी जी की एक ये दृष्टि थी कि हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर जो जिला जिस पे पड़ता है वहाँ उसको, और उन्होंने शायद निःशुल्क रूप से या कुछ शुल्क के आधार पर उनको वहाँ दुकान भी आवंटित की और वो वहाँ रखता है। तो उसके कारण से बाकी के लोग जो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं उनको पता चलता है अच्छा यहाँ की ये खास चीज़ है। तो ऐसे करके यदि मान लीजिए दीपक है, कुम्हार दीपक बनाता है, तो एक रोजगार, आज स्थिति क्या है, दीपक में ही हम मिट्टी के दीपक ही काम में लेंगे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अभी जैसे डिस्पोजल गिलास, ये नहीं, हम कागज़ के गिलास काम में लेंगे या स्टील के बर्तन में ही पानी पिएंगे, शिकोरे में जो शिकोर आता है उसमें पानी पिएंगे। तो यदि ऐसा जब हमारी भावनाएं बढ़ेंगी, इस तरफ हमारा विचार जाएगा, तो निश्चित रूप से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रोजगार मिलने वाला है उस कुम्हार को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल ये है मेरा, वो आपके मुताल्लिक है पर्सनल तौर पे। आप बहुत लंबे समय से संघ को अपनी सेवा दे रहे हैं और उसके ज़रिए समाज की सेवा भी कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करें इस में, और आपके जो संघ में आपने जितना लंबा समय गुजारा है, आपके वो हाइलाइट्स क्या हैं आपके समाज इस दौरान इतनी लंबी यात्रा के इस जुड़ाव के साथ? देखिए, मेरा भी लगभग मुझे लगता है मैं 56 साल से 55-56 साल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो पहले तो ये बता दूँ कि मैं आपको कि संघ में जब जुड़ता है तो लेने के लिए नहीं जुड़ता है, देने के लिए जुड़ता है। तो उस समय कभी ये मन में नहीं आता कि संघ ने मुझे क्या दिया, मतलब संघ से मुझे क्या मिलेगा आर्थिक रूप से या कोई लाभ के दृष्टि से अपन सोचें। और यदि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो संघ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यदि मेरे व्यक्तिगत संघ के कारण से मैं बिल्कुल, और जो कहते हैं कि ईमानदारी के साथ में और राजकीय सेवा पूरी कर सका, बच्चों को संस्कार दे सका। संघ के कारण से ही परिवार में और इस प्रकार का एक वातावरण बना जिसके कारण से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी बच्चों के साथ कोई तकलीफ नहीं आई। और संघ के कारण से मुझे जो सम्मान मिला सेवा करते करते, चाहे वो सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ,
चाहे वो मैंने अपने कॉलोनी की विकास समिति में काम किया हो, चाहे वो मैंने कर्मचारी महासंघ में काम किया हो। तो एक ईमानदारी के साथ संगठन प्रथम, व्यक्ति प्रथम नहीं, ये संघ से सीखा मैंने। बाकी संगठनों में क्या होता है, व्यक्ति प्रथम होता है, वहाँ व्यक्ति की जय जयकार होती है। संघ में व्यक्ति की जय जयकार नहीं होती है, वहाँ संगठन की जय जयकार होती है, भारत माता की जय जयकार होती है। सुबह से शाम तक भारत माता ध्यान में रहती है। तो ये दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा जो मोट था, एक जो अभी पूरा हुआ है। अच्छा। कि पिछले 23-24 सालों से मैं लगातार 23 सालों से? हाँ, 23-24 साल हो जाएंगे अब। 24 सालों से मैं लगातार राजस्थान सरकार से ये मांग, मतलब नववर्ष समारोह समिति के माध्यम से, कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को नहीं मनाकर और वर्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाए। क्योंकि हाँ, क्योंकि वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन ही संयुक्त राजस्थान की गठन हुआ था। और सरदार पटेल जी जो उस समय उद्घाटन करने के लिए आए थे, तब उन्होंने इसका जिक्र भी किया था 2006 में। अच्छा। और उन्हें कहा था कि रोहिणी नक्षत्र में इंद्र योग के अंदर, और आज राजस्थान का और उद्घाटन कर रहा हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कि राजपुताना में आज नया साल है, आज वर्ष बदल रहा है, दिन बदल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय साफ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सच्चे राजस्थानी राजपूतानी समाज का काम कर सकें जी। ऐसा उन्होंने उल्लेख किया अपने भाषण में। अच्छा। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके लिए कुछ नहीं करना था, 30 मार्च हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन चैत्र शुक्ल एकम, हम उसके पीछे तर्क देते थे कि अभी तक ये जो राजस्थान दिवस है ये केवल सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया है, समाज का कार्यक्रम नहीं बना, समाज का उत्सव नहीं बना। यदि आप इस दिन वर्ष प्रतिपदा के दिन यदि इसको मनाना शुरू कर देंगे तो समाज भी इसको मनाएगा। 23 वर्ष लग गए उस बात को वहाँ तक पहुँचने में या वहाँ मनने में। तो इस बार मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके माध्यम से देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बार ये घोषणा की है जी कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च के स्थान पर वर्ष प्रतिपदा पर मनाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बड़ा दिल खोल के बजट भी दिया है, 7 दिन तक उत्सव मनेगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। तो ये जो मेरा एक लक्ष्य था, एक जीवन का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि मैं इसको मानूं, तो ये मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान दिवस है वो वर्ष प्रतिपदा भी मनाने की घोषणा। वाकई में ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे दर्शकों को ये बात मालूम भी होनी चाहिए कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कुछ दिनों पहले कि अब राजस्थान दिवस जो होगा वो 30 मार्च को ना हो करके चैत्र पक्ष की चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को, यानी पहली तारीख जो होगी उसमें जो शुक्ल की तारीख आएगी उसमें इसको मनाया जाएगा। तो संभव ये हो सकता है कि अब इसके माने ये हैं कि वो 30 भी हो सकती है, वो 1 अप्रैल भी हो सकती है, वो 2 अप्रैल भी हो सकती है, या 28 मार्च भी, या 29 मार्च, हम तिथि के हिसाब से मनाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पूरे देश भर में तो ये पहली बार की हो रहा होगा, किसी राज्य की स्थापना तिथि के हिसाब से होगी, दिवस के हिसाब से नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, केवल यही नहीं, अभी रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो पिछली बार 22 जनवरी को हुई थी जी, इस बार मीडिया ने पहले से कहा 22 जनवरी को 1 साल पूरा हो रहा है जी। लेकिन सरकार ने, वहाँ के राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने जी ये कहा 22 जनवरी को नहीं, द्वादशी तिथि थी, उस द्वादशी तिथि को ही प्राण प्रतिष्ठा उसका वो मनाया जाएगा। तो उन्होंने उस तिथि का भी नाम द्वादशी, प्रतिष्ठा द्वादशी रख दिया। तो एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि तिथि के हिसाब से और राम जन्म, वो जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है उसका उत्सव मनाया गया। ऐसे बहुत सारे और भी हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, केवल प्राण ये संवत बदल रहा है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे उस दिन विशेष बातें हैं। राम जी का राज्याभिषेक हुआ, भगवान झूलेलाल का अवतरण हुआ, वे अपने आर्य समाज की स्थापना हुई उस दिन ही, और संघ के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी जन्मदिन उसी दिन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस दिन प्रारंभ होती है। चैत्र का नवरात्र प्रारंभ होता है, शक्ति के उपासक हम शक्ति की उपासना करते हैं, उस दिन से हम प्रारंभ करते हैं इस देश और राष्ट्र के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से, और चैत्र शुक्ल एकम का महत्व है। संवत का, विक्रम संवत बदलता है, केवल विक्रम संवत नहीं बदलता, जितने भी संवत हैं वो सब उसी दिन से बदलते हैं। जो हमारा पंचांग होता है वो उस दिन नया पंचांग आता है।
तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इस कारण से जो राजस्थान दिवस है अब ये सामाजिक उत्सव बन जाएगा। इसके कारण से आप देखिए आने वाले दिनों में कि ये जो सरकारी कार्यक्रम रह गया था अब वो समाज का उत्सव बन जाएगा इस घोषणा के कारण से। बहुत सुंदर बात है। कोई भी कार्य जो होता है, दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जब समाज उसके साथ जुड़ जाता है तो उसका एक रंग, उसका प्रारूप, उसकी भावनात्मकता उस कार्यक्रम की, प्रोग्राम की सब बदल जाती है। समाज का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं, पर जब समाज उसमें जुड़ जाता है तो पूरा का पूरा स्वरूप ही उसका बदल जाता है। तो ये आपके जीवन का, आपके हिसाब से आपने इतना लंबा समय व्यतीत किया है, ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट था आपके करियर का, आपकी इसके समाज सेवा का, कि अब राजस्थान दिवस इसमें आपका एक रोल है कि आप राजस्थान दिवस अब 30 मार्च को नाम करके। मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि संघ में महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? एक तो उत्थान के पर्सपेक्टिव से, इसमें कि मैं फाइनेंशियल बात भी करूंगा और सोशल बात भी करूंगा आपसे। देखिए, संघ एक काम करता है व्यक्ति निर्माण का, जी, शाखा लगाने का काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन संघ के स्वयंसेवक सब करते हैं। हमारे अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत वो कहते हैं संघ कुछ नहीं करेगा और संघ के स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये समझिए, संघ का जो मूल काम है इतने सालों से करता है। वो कहते हैं संघ की दशा जरूर बदल गई, दिशा नहीं बदली। दिशा वही है जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो दिशा दी थी, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू समाज का संगठन करना है। दिशा दृष्टि वही है, दशा बदलती रहती है। आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति थी जब कोई पूछता नहीं था, तो ये अलग बात है। लेकिन आपने कहा महिलाओं के लिए, तो संघ में शाखाओं में तो महिलाएं आती नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए संघ क्या सोचता है, शायद मेरे ख्याल से संघ जितना सोचता है बाकी कोई सोचते भी नहीं है। आज संघ का स्वयंसेवक, यदि मैं मानो, कोई भी मानिए, यदि महिलाओं का हमारे पीछे योगदान नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का संघ में बहुत योगदान है। और आज सेविका जो समिति है, जो संघ की ही एक मातृशक्ति संगठन है जिसमें महिलाएं ही जाती है, राष्ट्रीय सेविका समिति, उस पर वो जाती हैं। तो संघ प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के लिए कुछ नहीं, लेकिन विविध संगठन जो आयाम हैं उनके माध्यम से आज हमारी सहकार भारती है, उसके माध्यम से, और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ऐसे चलाए जा रहे हैं, आर्थिक उनको रोजगार मिले। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो सहकार भारती उस दृष्टि से काम करती है। ग्राम विकास में भी स्वयं सहायता समूह काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम से, और महिलाओं के उत्थान के लिए कौशल सेवा भारती है, वो काम करती है स्वयं सहायता समूह के लिए। किशोरी कौशल विकास केंद्र, यानी लड़कियां जो छोटी लड़कियां हैं अविवाहित, उनके लिए, उनके कौशल विकास के लिए सिलाई का काम है। ऐसे बहुत सारे रोजगार वाले काम हैं, उनको सिखाए जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने कहा कि संघ सीधा खुद नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके संघ के स्वयंसेवक हैं, उसकी संघ की प्रेरणा से वो हर विविध आयामों में काम करता है। क्योंकि संघ परिवार जो आपने देखा है, किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, और वनवासी कल्याण आश्रम है। कल्याण आश्रम कितने सेवा कार्य चल रहे हैं वनवासी, तो वो संघ के स्वयंसेवक ही कर रहे हैं, संघ की प्रेरणा से ही कर रहे हैं। संघ का काम एक है, व्यक्ति निर्माण, वो व्यक्ति निर्माण में लगा हुआ है। और ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करके आज जो हम दृश्य देख रहे हैं पूरे देश भर में, विश्व में जो हम दृश्य देख रहे हैं, आप खुद ने भी अनुभव किया होगा कि भारत की स्थिति आज से 10 साल पहले क्या थी, 11 साल 12 साल पहले, और आज भारत को किस दृष्टि से विदेशों में देखा जाता है, ये परिवर्तन हम दिखाई देता है ना। तो ये इसके कारण से संघ के स्वयंसेवक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। जो व्यक्ति निर्माण का काम होता है वो संघ की शाखा में होता है। तंत्र वो है, हमारी शाखा है, मंत्र हमारी प्रार्थना है। क्या बात है। देखिए, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपके इस जुड़ाव संघ से तकरीबन 50 वर्ष, जैसा आपने बताया। हाँ, ज़्यादा ही हो गए, 56 वर्ष हो गए। हम 50 पकड़ लेते हैं, वो 100-50 थोड़ा समय एक कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है। अब आप यहाँ से, अब यानी कि मैं कहूँ तो आपने संघ को बहुत नज़दीकी से देखा है, आपने मतलब अपना पूरा जीवन ही व्यतीत किया है। आप यहाँ से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को
कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? आपने बात बोली कि हमारी दिशा नहीं बदली है, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स ट्रू नॉर्थ, जिसे हम लोग कहते हैं भाई व्हाट इज़ माई ट्रू नॉर्थ, मैं जिसको उत्तर को देख के चलता हूँ। ज़माने में जब नाविक रास्ता ढूंढते थे समुद्र के अंदर तो उत्तर की तरफ देखते थे। तो अब जो है आने वाले अगले 100 वर्षों के लिए संघ किस तरह सोचेगा और क्या करेगा, कहाँ देखता है अपने आप को? नहीं, संघ का तो दृष्टि वही है, आने वाले 100 वर्ष या 25 वर्ष 50 वर्ष जो भी है, जितना भी ईश्वर ने जो रखा है उसकी दिशा एक ही है। आज संघ जब हमारे अनुकूल वातावरण नहीं था तब घबराया नहीं, और सरसंघचालक जी भी कहते हैं जब वातावरण अनुकूल है तो हमें ज़्यादा सावधान होकर काम करना है, अनुकूल वातावरण में सावधान होकर काम करना है। तो उस दृष्टि से मैं ये देखता हूँ कि संघ का जो उद्देश्य है वो समाज में संगठन करना नहीं है। ये आप मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा गौर से, समाज में संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। समाज में संगठन का मतलब है कि कोई एक अलग से हमने संगठन खड़ा कर दिया जैसे बाकी के संगठन और खड़े हैं, वैसे वो पूरे समाज का एक संगठन है, पूरे समाज का संगठन है, वो कोई अलग से संगठन। इसलिए वो समाज रूपी समाज में विलीन होना चाहता है। हमारी इच्छा ये है कि ऐसा वातावरण बने कि संघ की आवश्यकता ही नहीं रहे, सब समाज में विलीन हो जाए। तो हमारी संघ का भी उद्देश्य जो है वो समाज में विलीन होना है, समाज में व्याप्त होना है, पूरे समाज को संगठित करके उसमें व्याप्त होना है। उसकी इच्छा नहीं है कि हमारा नाम चलता रहे, उसकी इच्छा है कि समाज संगठित हो जाए पूरा, और राष्ट्र हमारा परम वैभव पे, उसका जो उद्देश्य है परम वैभव पे राष्ट्र को पहुंचाना। उसकी प्रार्थना में वो कहते हैं परम वैभव में तो राष्ट्र, तो वो राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। उसके बाद में आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या बात है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसी बात कह रहे थे, 2047 हम जो आज़ादी को शताब्दी होगी उसमें 25 वर्ष बाद में, 25 वर्ष बाद में उसमें भी देखते हैं। पर आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें सिंघल साहब के, आप ये कहते हैं कि समाज में ही विलीन हो जाना। जिस प्रकार शायद नदी जाकर के उसका सौंदर्य, उसका अस्तित्व समुद्र में जाके मिल जाने से सब समाप्त नहीं होता है बल्कि और विशाल हो जाता है। तो शायद अगर ऐसा है, और जो होवे शेषाद्रि ने किताब लिखी थी कृति रूपे संघ, जिसमें बहुत सारे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स आप संघ के लिए डिफ़ाइन किए थे, वो किताब को मैं कभी कभार पढ़ता हूँ। तो और एक सौभाग्य मेरा ये भी रहा था कि एक उसमें एक पॉइंट है जो निकल के बाहर आता है कि विलुप्त हुई एक नदी है जो हमारी सरस्वती नदी जिसकी बात करते हैं, बहुत महान नदी रही है हमारे लिए, आज से करीब 4, 4.5, 5,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी कुछ भूगर्भीय घटनाओं की वजह से, भूकंप आए थे हिमालय में। तो उसमें उनका एक वो भी एजेंडा है कि भाई इस सरस्वती नदी को दोबारा से उसके वैभव पे लेकर के आना। और ये तो आप जानते ही हैं कि नदी का अधिकतर हिस्सा राजस्थान से गुजरा है। तो क्या संघ राजस्थान में जो है उसमें कुछ कार्य कर रहा है क्या? देखिए ये मैं सबसे पूछता हूँ ये वाला, जो भी संघ से जिनसे भी बातचीत होती है। मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया था ना, संघ कुछ नहीं करता, संघ शाखा लगाता है, व्यक्ति निर्माण करता है, संघ के स्वयं से कुछ नहीं छोड़ते। तो इस दृष्टि में भी, और जो एक संस्था बनी हुई है जो इस पर रिसर्च में लगी हुई है, सरस्वती नदी की खोज में लगी हुई है, वो सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस पर बहुत सारा शोध कार्य हुआ है और चल भी रहा है अभी तक, तो इसमें भी चल रहा है काम। संघ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रचार प्रमुख था तो दौसा गया था, तो वहाँ के एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि भाई साहब आप हिंदू समाज की संगठन की बात कर रहे हो, अब परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहा है? तो उनको पता नहीं था कि संघ इसके लिए भी काम कर रहा है। तो हमने कहा भाई हमारा कुटुंब प्रबोधन एक आयाम है, वो इसके लिए काम कर रहा है। बोले दौसा में तो कभी काम नहीं होता। तो मैंने कहा, पूछा दौसा कार्यकर्ताओं से, तो मैंने कहा हमारे यहाँ प्रेस नोट देने की आदत नहीं है, कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम मीडिया में प्रेस नोट दें, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 9 दंपत्ति सम्मेलन हुए, तो हम 9 दंपत्ति सम्मेलन करते हैं। ये देखिए आप, वो जो कुटुंब प्रबोधन आयाम है, वो नए जो जोड़े हैं शादी के 9 दंपति, उनको बुलाकर उनके कार्यक्रम करते हैं, उनको संस्कार वहाँ उनको बताया जाता है कि हमारी संयुक्त प्रणाली, संयुक्त कुटुंब व्यवस्था क्या थी। हमारा जो हिंदुत्व का जो आधार है वो ये परिवार व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है। यदि ये बिखर जाएगी तो हम टूट जाएंगे। तो इसके लिए काम करता है। तो जैसे आपने कहा सरस्वती नदी के लिए भी काम चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि संघ कुछ नहीं करता, संघ केवल शाखा लगाता है और संघ के स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ते, वो सब काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलते चलते अब आप अपनी क्या भूमिका यहाँ से तलाशते हैं, क्या देखते हैं और क्या करेंगे
समाज के लिए भी और हम सभी के लिए। समाज में क्योंकि आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, मैं तो ईश्वर से रोज़ एक प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरे को स्वस्थ रखे जी। तब तक मेरे को इस राष्ट्र की, संघ की सेवा में लगा के रखना। जो भी संघ आदेश देता है, मतलब जो बताता है वो काम, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया, अधिकतर समय निकल गया, तो जो संघ जहाँ उचित लगता है वहाँ व्यवस्था में, वहाँ उसमें काम करना। और सामाजिक काम में भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि मेरा ये जीवन कहीं काम आ सके केवल उसमें, तो उसके लिए भी तत्पर रहना। और ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा है नहीं अपनी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमसे संघ के बारे में बातचीत की, अपने बारे में बातचीत की। हम बातचीत कर रहे थे श्री महेंद्र सिंघल साहब से, उनके जीवन के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, उनके जीवन के जो उन्होंने काम किए उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये चर्चा जो हमने की है, बहुत मुद्दों पे बातचीत की, हम लोगों ने राष्ट्र के मुद्दे पे बातचीत की, राजस्थान के क्षेत्र में हम लोगों ने बातचीत की, किस तरह हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश का उसमें योगदान किया है अपना। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ, किसी नए मुद्दे पे। तब तक के लिए नमस्कार।